नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 5 दिसंबर 2023 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज भी देखो ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शन से संबंधित ही हैं, लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर से हम 3 मेन इश्यूज डिस्कस करेंगे और एथिक्स की 2 केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, भारत पर आरोप लगे कि इंडिया ने विदेशी धरती पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाने की कोशिश की, तो इससे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है क्या उसको नुकसान पहुंचा। इसी से संबंधित डायमेंशंस कवर करता है ये आर्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, हाल ही में मणिपुर के एक मैती इंसर्जेंट ग्रुप ने सरकार के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया, तो मणिपुर की इंसर्जेंसी से संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में देश में लीगल लैंग्वेज को आसान बनाने से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तीनों आर्टिकल्स डिस्कस करें उससे पहले एथिक्स के 2 एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल है, हाल ही में मूवी रिलीज हुई एनिमल। देखो, एनिमल मूवी में ना वायलेंस को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गई, उस पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ अच्छा सा टाइम्स ऑफ इंडिया पे, जो मैंने पढ़ा और उसके पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, आज के समय में ना वायलेंस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। मतलब आप देखोगे, गोली लगती है, गोली लगने के बाद में किस प्रकार से बॉडी से खून निकलता है। राइटर कहते हैं ऐसा असली में भी नहीं होता है। मतलब गोली लगती है तो अलग ढंग से खून निकलता है, लेकिन मूवीज में तो यूं दिखाया जाता है कि हाँ, गोली लगने के बाद खून की धार बहेगी, या फिर ऐसा होता है आवाज आती है थप्पड़ की, मुक्के की इतनी जबरदस्त ढंग से। मतलब राइटर का कहने का मतलब ये था कि ये ना बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन होता है। पुरानी मूवीज में भी वायलेंस होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फर्क ये है, पुरानी मूवीज में ना हीरो वायलेंस करता था तो ना उसका एक रीजन हुआ करता था कि हीरो के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके माँ बाप को मारा गया है, या फिर उसकी फैमिली में जो भी गलत हुआ है जिसका वो बदला लेना चाहता है। बट आज की मूवीज में ना ऐसा लगता है कि हीरो वायलेंस कर रहा है, क्यों, कोई रीजन नहीं है, सिर्फ उसके नेचर में है। और जनता को लाया जाता है थिएटर में सिर्फ यही दिखाने के लिए कि वायलेंस कैसे हो रहा है, जैसे जनता को भी देखने में मजा आता है। बात देखो ये है, चाइना ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की कि चाइना की सोसाइटी जो है वो लेस क्राइम वाली सोसाइटी बन गई है। कहीं ना कहीं सिनेमा जो है वो लोगों की साइकी पे असर डालता है। अब इस मूवी में रणबीर कपूर अकेला 200 लोगों को मार रहा है, तो मानता हूं मैं, देखो कोई रैशनल पर्सन तो इस चीज़ों से प्रेरित होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जैसे यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देखे होंगे, कुछ अपने आप को गैंगस्टर बोलते हैं, संजय दत्त से प्रेरित हैं, खलनायक मूवी से प्रेरित हैं, वास्तव मूवी से प्रेरित हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, जिस प्रकार की मूवीज दिखाई जा रही हैं वो समाज पे असर डालती हैं, और वाइस वर्सा भी है। मैं मानता हूं कुछ लोग बोलेंगे कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन वाइस वर्सा भी है, दोनों तरफ से है ये चीज। अगर आप सिनेमा में अच्छी अच्छी चीज दिखाओगे तो लोग भी अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप मूवीज में कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन मोरली गलत है। कानून आपको अधिकार देता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आपके पास पावर है इतनी बड़े बजट की मूवीज बनाने की, तो आपकी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप कैसे समाज का निर्माण करवाना चाहते हो। वैसे आप बताइए, आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर? इस प्रकार से वायलेंस को ग्लोरीफाई करना सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी ओपिनियन बताइए। अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। रेमंड कंपनी है ना, कपड़ों वाली, आपने सुना है। रेमंड कंपनी के चीफ हैं गौतम सिंघानिया, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने फादर विजयपत सिंघानिया को जायदाद से अलग कर दिया और वो अलग रहने को मजबूर हैं, घर से भी निकाल दिया। पूरा व्यापार खड़ा किया था फादर ने, विजयपत सिंघानिया ने, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कारोबार सौंप दिया। लेकिन जब सौंप दिया तो बेटे ने पूरा ही कब्जा कर लिया और फादर को घर से भी निकाल दिया। ये स्टोरी काफी ज्यादा पब्लिश हुई। अब देखो, एक चीज जो बोला जाता है कि कर्मों की सजा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। गौतम सिंघानिया की वाइफ ने बहुत सारे आरोप लगाए अपने पति गौतम सिंघानिया के ऊपर कि मेरे से मारपीट भी की गई और तलाक मांगा है, और तलाक में 75% एलिमोनी की जो रकम है वो मांगी है। देखो, मैं यहां पे ना इन इश्यूज पे नहीं जाऊंगा, फैमिली वैल्यूज पे, मैं यहां पे जाऊंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू पर। जो रेमंड कंपनी का बोर्ड है ना, रेमंड कंपनी के बोर्ड में गौतम सिंघानिया खुद भी हैं, उनकी वाइफ भी हैं। तो उनकी वाइफ ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाए हैं कि कंपनी के फंड्स का, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है रेमंड,
तो गौतम सिंघानिया की वाइफ ने आरोप लगाया कि कंपनी के फंड्स का पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित पॉइंट है, दे सकते हो आप बढ़िया ढंग से। दूसरा पॉइंट सुनिए, रेमंड कंपनी का जो बोर्ड है टोटली इनएक्टिव है। इतना कुछ चल रहा है, शेयर होल्डर्स के पैसों का नुकसान हो रहा है, जबकि बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। बोल सकते हैं सीधा सीधा रेमंड कंपनी के फाउंडर गौतम सिंघानिया को, फाउंडर नहीं है प्रमोटर को, कि आप अलग रहिए जब तक कि पूरे मामला का सेटल डाउन नहीं हो जाता। आप इस कंपनी का बोर्ड छोड़ दीजिए, सीईओ का पद छोड़ दीजिए। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिल्कुल चुप हैं। क्या फायदा ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का? क्या फायदा सरकार कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित रूल लेके आती है जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ बोलते ही नहीं है? तो ये 3-4 जो पॉइंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित, आप आंसर्स में इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सुहासिनी हैदर का आईआर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, डिप्लोमेसी की दुनिया में ना एक कहावत है कि आप कितना भी झूठ बोलिए लेकिन पकड़े मत जाओ। उसी प्रकार से ना इंटेलिजेंस की दुनिया में एक कहावत है कि आप कैसे भी इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस परफॉर्म करो लेकिन पकड़े ना जाओ। देखो, इंडिया हाल फिलहाल में काफ़ी सारे इंडिया के जो एनिमीज हैं उनको एलिमिनेट किया गया है पाकिस्तान की धरती से, कनाडा की धरती से। सरकार इस बात को कभी नहीं मानेगी। सरकार कहती है कि इंडिया की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है विदेशी धरती पर जाकर ऑपरेशंस को कैरी आउट करना। लेकिन देखो, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनके बिना पर इंडिया पर आरोप लगते हैं कि इंडिया विदेशी धरती पर ऑपरेशंस चलाने की कोशिश करता है। जैसे पहला केस देखिए, लतीफ़ा, ये यूएई की प्रिंसेस थी, यूएई से भाग रही थी राजा से नाराज होके, प्रिंस से नाराज होके। तो इंटरनेशनल वाटर में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको पकड़ लिया, ऑफकोर्स यूएई के कहने पर, प्रिंस के कहने पर, और वापस इनको यूएई लौटा दिया गया। बाद में यूके की कोर्ट ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि आपने इंटरनेशनल वाटर पर यह ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किया। मेहुल चोकसी का केस देखिए, नीरव मोदी के रिश्तेदार, बैंक फ्रॉड केस में फरार इंडिया से। इनको ना किडनैप करने की कोशिश की एंटीगुआ से, और जिन ब्रिटिश नेशनल्स ने इनको किडनैप करने की कोशिश की, बाद में पता लगा कि वो भारत सरकार के लिए काम कर रहे थे। हाल फिलहाल में कतर में 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई, उन पर आरोप लगे जासूसी के। इसके अलावा कुलभूषण जाधव का केस जो आप सब जानते हो, कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है। हालांकि इंडिया ने देखो स्ट्रोंगली विरोध किया है कि कुलभूषण जाधव स्पाई नहीं है, वो अपने बिजनेसमैन थे, वो काम कर रहे थे अपने ईरान में, और ईरान से इनको किडनैप किया गया पाकिस्तान के द्वारा। ये बात देखो सही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला चल रहा है और उम्मीद है कि इंडिया इस मामले को जीतेगा भी। बट लगातार इस प्रकार के आरोपों का लगना इंडिया की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। चाइना की ना एक मूवी आई थी वोल्फ वॉरियर, उस मूवी में ना कंसेप्ट ये है कि चाइना के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाइना की एजेंसीज उन्हें ढूंढ निकालेंगी और उन्हें एलिमिनेट कर देगी। बाद में इस प्रकार की चाइना की डिप्लोमेसी भी हो गई, वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, यानी एग्रेसिव डिप्लोमेसी। ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें डिप्लोमेट्स एग्रेसिवली जवाब देते हैं किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म का। समझ गए? तो शायद देखो भारत सरकार भी चाइना की तरह वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, और जो वोल्फ वॉरियर मूवी में कंसेप्ट था कि दुश्मन कहीं पर भी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा और एलिमिनेट किया जाएगा। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में हर देश अपना अपना इंटरेस्ट परस्यू करता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो कर रहा है वो अपने आप में एक नई चीज़ है, विभिन्न देश ऐसा करते हैं। इवन यूएस की जो एजेंसी है CIA, मोसाद इजराइल की एजेंसी है, MI6 यूके की एजेंसी है, ये एजेंसीज इन देशों की एजेंसीज भी विभिन्न देशों में ऑपरेशंस परफॉर्म करती रहती हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज ना डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, जहां देखो अपने ऑपरेशंस को नाम देते हैं वार ऑन टेरर, एक बड़ी इमेज दे देते हैं कि हमने तो ऑपरेशन चलाए मानवता को बचाने के लिए, वर्ल्ड को बचाने के लिए। लेकिन देखो दूसरे देश जब ऑपरेशन चलाते हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडिया ने चलाया, इसके अलावा आप देख लीजिए सऊदी अरेबिया ने टर्की की धरती पर जाके ऑपरेशन चलाया था, खागोसी को मारा था। तो
इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। जैसे कनाडा ने जब इंडिया के ऊपर आरोप लगाया ना, तो 5 आई इंटेलिजेंस ग्रुप जो है 5 वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उस ग्रुप ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया। हालांकि इंडिया का जो रिस्पॉन्स था ना, कनाडा के मामले में टोटली अलग था, यूएस के मामले में टोटली अलग है। उसका रीज़न शायद ये भी है कि कनाडा में जो निज्जर की हत्या हुई, असैसिनेशन हुआ, उस मामले में कनाडा के पास कोई सबूत नहीं था। बट यूएस ने जो इंडिया के ऊपर आरोप लगाया ना कि इंडिया यूएस की धरती पर पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा है, उसका यूएस के पास ना सबूत है। इसलिए इंडिया ने बहुत सीरियस रिस्पॉन्स दिया है कनाडा के आरोपों को, जहां इंडिया ने यह कह दिया कि टोटली रिडिकुलस है, एब्सर्ड है, हम नहीं मानते। यूएस के आरोपों पर इंडिया ने यह कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मामला गंभीर है। हुआ एक्चुअली क्या, निखिल गुप्ता नाम का एक पर्सन जो ड्रग्स वगैरह का व्यापार करता है, गुजरात में भी इसके खिलाफ केस चल रहे हैं। आरोप यह है कि एक इंडियन ऑफिशियल ने निखिल गुप्ता को हायर किया पन्नू को असैसिनेट करने के लिए यूएस में। निखिल गुप्ता ने ना बदले में अपने एक एसोसिएट से संपर्क किया जो ड्रग व्यापार में था यूएस में, और इसको बोला कि हम एलिमिनेट करते हैं पन्नू को। लेकिन ये जो निखिल गुप्ता का एसोसिएट था ना यूएसए में, ये डबल एजेंट था। इसने बता दिया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, यूएस में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाली अथॉरिटी ने बता दिया एफबीआई को, और एफबीआई ने एक नकली अपना एजेंट हिटमैन के तौर पे इस पूरे केस में भेज दिया। जब बातचीत हो रही थी कि ये हिटमैन है, मतलब शूटर है, तो पता लग गया था यूएस की एजेंसीज को, और फिर ट्रैप में फंस गया निखिल गुप्ता। और ये पूरा जो मामला है वो यूएस ने कुछ समय के लिए छुपा के रखा। जून में यूएस ने इंडिया को बताया था, जून की घटना है, बट अब जाके जानबूझ के यूएस ने लीक करवा दिया। और इसी को लेके भी सुहासिनी हैदर कहती हैं, वैसे देखो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि इंडिया की यूएस के साथ रिलेशनशिप कितनी मजबूत है, कितनी बार मुलाकातें हुई बाइडन मोदी की, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, बताया गया होगा इंडियन अथॉरिटीज को, लेकिन लीक करने की क्या जरूरत थी। इस पूरे प्रकरण को लीक करना तो एक प्रकार से जानबूझ के इंडिया को एम्बेरस करने के समान है। सिक्योरिटी को लेकर दोनों देशों में इतना ही कोऑपरेशन था तो मामले को हैंडल कर लेते, लेकिन नहीं हुआ मामला हैंडल। एक्चुअली ना ट्रस्ट की कमी है अभी भी यूएस और इंडिया के बीच में। एक और एग्जांपल देती हैं राइटर डेविड कोलमैन हेडली। इनसे जब यूएस की एजेंसीज ने पूछताछ की थी ना मुंबई अटैक से पहले, तो यूएस को पता लग गया था कि मुंबई के ऊपर अटैक हो सकते हैं। यूएस ने इंडिया को बताया कि अटैक हो सकते हैं, वो बात अलग है, इंडिया ने उस इंटेलिजेंस को उतना सीरियस लिया नहीं, बाद में अटैक हो गए। लेकिन राइटर कहती है ट्रस्ट की कमी थी। यूएस अगर ये बताता ना लश्कर तोयबा का ऑपरेटिव है डेविड कोलमैन हेडली और सच्ची में खतरा बहुत बड़ा है, तो शायद इंडिया उस थ्रेट को सीरियस लेती। इवन बाद में भी 2009 में एक बार फिर से आया डेविड कोलमैन हेडली इंडिया में उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस पे फर्दर अटैक किया जा सके। मैं आपको बता दूं डेविड कोलमैन हेडली यूएस का सिटीजन था, अभी भी है, जेल में है अभी। इसने लश्कर तोयबा के लिए ना रेकी की थी, कहां कहां पे मुंबई का अटैक कैरी आउट किया जा सकता है। मुंबई में लोकेशंस बताए थे लश्कर तोयबा को, बाद में उन्हीं लोकेशंस पे अटैक हुए थे। लेकिन देखो बाद में इसने ना प्ली बार्गेनिंग कर ली, यानी यूएस के अथॉरिटीज को बोल दिया कि मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूं, बदले में मुझे इंडिया ना भेजा जाए। और यूएस की सरकार ने मान ली इसकी बात। तो इंडिया में इतने ऊपर इतना बड़ा हमला करवाने में ये दोषी था डेविड कोलमैन हेडली, फिर भी यूएस ने ना इसे इंडिया को नहीं सौंपा। इसकी टेस्टिमोनी इंडिया ने ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इतना बड़ा केस देखिए, ट्रस्ट की कमी है इंडिया और यूएस के बीच में। इसके बाद राइटर कहती हैं देखो विदेशी धरती पर जब ये ऑपरेशंस इंडिया चलाता है ना, जैसे कनाडा का केस था, कनाडा के इशू पर ना श्रीलंका बांग्लादेश ने इंडिया का साथ दिया था कि इंडिया की कोई गलती नहीं है, कनाडा जानबूझ के झूठ बोल रहा है। बट देखो यूएस के आरोप गंभीर हैं, तो ना इससे क्या होता है कि छोटे छोटे देश भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। ये एक नुकसान होता है। यूएस के साथ ऐसा है, यूएस के ऊपर छोटे छोटे देश भरोसा नहीं करते क्योंकि यूएस से ये काम करता रहता है। हमारे पड़ोसी देश को डर लगेगा कि इंडिया हमारी धरती पर आकर भी इस प्रकार के ऑपरेशंस चला सकता है। तो इंडिया को ना अपने पड़ोसी देशों को कन्विंस करवाना होगा कि नहीं, हमारी ना तो ऐसी कोई मंशा है और ना ही हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। इंडिया को अपने पड़ोसी देशों को ना
ये विश्वास दिलाना होगा ये जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के डिस्कस किए जा रहे हैं और इतना कुछ नहीं है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, अगर देखो वास्तव में ये ऑपरेशंस कहीं ना कहीं अप्रूव्ड थे तो देखो इस बात पे भी इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी कमियां कैसे हो सकती हैं ऑपरेशंस में। जैसे यूएस ने जो आरोप लगाए हैं, इंडियन ऑफिशियल निखिल गुप्ता और दूसरे लोगों से टच में था व्हाट्सएप के माध्यम से। कैसे कोई इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट व्हाट्सएप का यूज कर सकता है, ओपन सोर्स है। एक चीज इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और एक और चीज पावर से संबंधित। अभी तक देखो इंडिया की इमेज ना वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर की है। सॉफ्ट पावर मतलब इंडिया के कल्चर के प्रति, इंडिया की वैल्यूज के प्रति, जैसे योग है, मेडिटेशन है, इन चीजों के प्रति लोगों का अफेक्शन है। बॉलीवुड को लोग देखते हैं वर्ल्ड के कई सारे देशों में। बट अब इंडिया ना अपनी इमेज को एज ए हार्ड पावर प्रस्तुत करना चाहता है। मतलब इंडिया के पास, इंडिया की मिलिट्री स्ट्रोंग है, इंडिया स्ट्रोंग मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। देखो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब जो ग्रेट पावर्स है ना, जैसे यूएस है, इनके पास दोनों तरह की पावर होती है, सॉफ्ट पावर प्लस में हार्ड पावर। जहां यूएस का हॉलीवुड की मूवीज पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं, वेस्टर्न कल्चर को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, वहीं यूएस की मिलिट्री कितनी स्ट्रोंग है आपको पता है, और यूएस बड़े बड़े ऑपरेशन चलाता है। इंडिया भी अब चूंकि ग्रेट पावर बनना चाहता है तो सिर्फ सॉफ्ट पावर से काम नहीं चलेगा। देखो क्योंकि वर्ल्ड जो है ना वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की पावर नहीं समझता है। वर्ल्ड जो है वो पावर का आर्ग्यूमेंट समझता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो आपके पास में आर्ग्यूमेंट्स की पावर है, आप कितने ही अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे दो वर्ल्ड नहीं समझेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास में हार्ड पावर है, यानी पावर का आर्ग्यूमेंट है, उसकी भाषा दुनिया समझता है, लाठी की भाषा दुनिया समझता है। तो इंडिया स्मार्ट पावर बनना चाहता है। स्मार्ट पावर इज इक्वल टू हार्ड पावर प्लस में सॉफ्ट पावर। मतलब दोनों तरह की पावर इंडिया के पास होनी चाहिए। इंडिया की मिलिट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए और वर्ल्ड के लोग इंडिया से प्यार करें, वो पावर भी इंडिया के पास होनी चाहिए। लेकिन ये चीज देखो इंडिया सोच समझ के करे। अगर इस प्रकार से चीजें सामने आएंगी ना तो इंडिया की इमेज खराब हो जाएगी, बल्कि अभी जो सॉफ्ट पावर है वो भी इंडिया की खराब हो जाएगी। समझ गए? तो ये पॉइंट राइटर यहां पे रेज करना चाहती हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मणिपुर में चल रही इंसर्जेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो यूनियन गवर्नमेंट और मणिपुर की सरकार ने ना एक पीस एग्रीमेंट साइन किया एक ग्रुप के साथ में, इंसर्जेंट ग्रुप के साथ में, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी यूएनएलएफ। ये मणिपुर की वैली में रहकर मणिपुर को देश से अलग करने की मांग कर रहा था काफी समय से। अब देखो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद में इस ग्रुप के बीच में और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो हॉस्टिलिटीज थी वो खत्म हो जाएंगी। एक पीस मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है ताकि जो रूल्स डिसाइड हुए हैं सीज फायर एग्रीमेंट से संबंधित और पीस एग्रीमेंट से संबंधित उनको ग्राउंड लेवल्स पे इन्फोर्स करवाया जा सके। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके कुछ बेसिक्स हम जानते हैं। देखो मणिपुर में ना आपको पता है हिल्स में रहते हैं कुकीज और नागाज। कुकीज और नागाज के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और वैली में रहते हैं मैतीज। मैतीज के भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। पास्ट में देखो हिल्स में रहने वाले जो कुकीज के ग्रुप्स हैं ना उनके साथ में तो पीस एग्रीमेंट साइन हुए हैं और नागाज के भी अलग से हुए हैं। नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ में भी पीस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। बट देखो जो वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है ना जिनमें मैतीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ आज तक कोई भी पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ये पहली बार है कि कोई वैली बेस्ड मणिपुर का आर्म्ड ग्रुप जिसने पीस एग्रीमेंट साइन किया है सरकार के साथ में। वैसे सरकार ने ना इस प्रकार के पीस एग्रीमेंट साइन करके वायलेंस को बहुत कम कर लिया है। 2014 से लेकर 23 तक वायलेंस में बहुत कमी आई है। वायलेंट इंसिडेंट्स में 73% की कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जान जाती है उसमें 72% की कमी आई है। सिविलियंस की जो जान जाती है उसमें 86% जाने कम गई हैं। हालांकि इस साल देखो बहुत सारी टेंशन्स पैदा हो गई मैतीज और कुकीज के बीच में और काफी वायलेंस हुआ। जो एथनिक ग्रुप्स के बीच में ये वायलेंस हुआ है ना
ये देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज़ है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इससे पहले भी कुकी एथनिक ग्रुप और नागा एथनिक ग्रुप के बीच में आपस में बहुत वायलेंस हो चुका है। मेतीज और मुस्लिम्स के बीच में वायलेंस हो चुका है। कुकी एंड कार्बी के बीच में वायलेंस, हमार एंड दिमासा के बीच में वायलेंस, इवन कुकी और तमिल क्लैसेस। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। चलो फिर से आते हैं UNLF की तरफ, जिसके साथ में पीस एग्रीमेंट अभी सरकार ने साइन किया है। ये फॉर्म किया गया था 1964 में। मकसद इसका यही था कि मणिपुर को इंडिया से अलग करके अलग से देश बनाना। ये मैती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत अनलॉफुल एसोसिएशन करार दिया है। मणिपुर में देखो, UNLF के अलावा ना और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं जो मणिपुर को भारत से अलग करना चाहती हैं। जैसे ये है एक पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेई पाक। इसके अलावा पीपल लिबरेशन आर्मी है, जैसे चाइना में पीपल लिबरेशन आर्मी है ना, मणिपुर में भी है, और इसको हथियार और ट्रेनिंग चाइना से ही मिलती है इनडायरेक्टली। इसके अलावा देखो, मणिपुर में चूंकि हिल्स में नागाज भी रहते हैं और नागाज के भी बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं, मतलब भारत में ही रहकर नागाज के लिए एक बड़ा राज्य है। मणिपुर में नागाज के जो विलेजेस या फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी अलग से उस ग्रेटर नागालैंड राज्य में शामिल किया जाए। और कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स नागाज के ऐसे हैं जो भारत से अलग होकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम देखो यही है। ये बात सच है, सरकार ने बहुत सारे ग्रुप्स के साथ में एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, बट इतने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, नए नए ग्रुप बन जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये दिक्कत सरकार को आती है। और ना कॉमन सोच नहीं है विभिन्न एथनिक ग्रुप्स को लेके। जैसे मणिपुर की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की सोच जो है ना मणिपुर की आइडेंटिटी को लेके अलग अलग है। इसी से विवाद पैदा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, 1990s में जब कुकीज और नागाज के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी ना, तो उस समय बहुत सारे कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स बन गए थे। कुकीज का कहना है कि 1993 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे कुकीज को मारा, बहुत सारे कुकीज होमलेस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्यों है मणिपुर में इंसर्जेंसी क्यों रहती है? सबसे पहला, पॉलिसी पोलराइजेशन। जैसे देखो, शिकायतें हैं आपस में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की। जैसे करंट में क्यों टेंशंस पैदा हुई मैतीज और कुकीज के बीच में? मैतीज कहते हैं कि हम हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन कुकीज और नागा वैली में जमीन खरीद सकते हैं। जबकि कुकीज का यह कहना है कि हर जगह मैतीज ही डोमिनेट कर रहे हैं, हर जगह उन्हीं के पास पैसा है, विधानसभा में भी वही डोमिनेट कर रहे हैं। मैतीज का यह कहना है कि हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, हमें भी रिजर्वेशन मिले। तो पॉलिसी पोलराइजेशन है। नेक्स्ट, एथनिक क्लींजिंग। एथनिक क्लींजिंग जो मैंने आपको बताया, आपस में बहुत लड़ाई होती है एथनिक ग्रुप्स की, कुकीज नागाज के बीच में, मैतीज मुस्लिम्स, कुकी कार्बी, आपस में बहुत डिफरेंसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो, हमारे देश के अलग अलग मेट्रो सिटीज में या फिर दूसरे शहरों में आज भी नॉर्थ ईस्ट को लेके, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहले से काफ़ी अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग मतलब चाइनीज़ हैं, हमारे देश का हिस्सा नहीं है। उनको पता ही नहीं होता, एजुकेशन की कमी है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज। इसका मतलब देखो ये है, हमारे पड़ोसी देशों से, फॉर एग्जांपल म्यांमार से बहुत सारे रिफ्यूजीज आते हैं और उनको सेटल डाउन करवाने में जो लोकल एथनिक ग्रुप्स हैं वो मदद करते हैं, क्योंकि एथनिक टाइज हैं। इसलिए मिजोरम में इतने सारे रिफ्यूजीज आ गए, लेकिन मिजोरम की सरकार रिसेप्टेबल है इसके लिए। उनको लगता है कि मिजो एथनिक ग्रुप्स के ही रिश्तेदार हैं। मणिपुर में एक रीजन यही था ना लड़ाई होने का, कि जो कुकीज के जो रिश्तेदार थे उनको मणिपुर में आने दिया, बाद में गांव सेटल डाउन हो गए हिल्स में। जब उनको रिमूव किया गया मणिपुर की सरकार के द्वारा, तो लोकल एथनिक ग्रुप्स ने मना किया कुकीज ने कि ये नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट, एफर्ट टू कर्ब पॉपी कल्टीवेशन। बहुत बार देखो ये होता है, हिल डिस्ट्रिक्ट्स में ना पॉपी कल्टीवेशन होती है और बाहर से आए रिफ्यूजीज इलीगल सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं।
लेकिन सरकार जब इनको खत्म करने की कोशिश करती है तो सरकार के खिलाफ नाराजगी फैलती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डेफिसिट। कुकिस का ये कहना है कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हो रही है वो वैली में हो रही है और हिल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये रीजंस हैं मणिपुर में इंसर्जेंसी के एक्टिव रहने के। अब इम्पैक्ट देखते हैं। एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स प्रोवोक होते हैं। जो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये 15 अगस्त को 26 जनवरी को हड़ताल करवा देते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं। इतना हमारा एनर्जी जो डिफेंस का रिसोर्स है यहाँ पर चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं आ पाती है। पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं ये इंसर्जेंट ग्रुप्स। जैसे KNO एक ग्रुप है, इन्होंने पिछले इलेक्शन में बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। अलग अलग इलेक्शन में मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और बाद में फिर उस पॉलिटिकल पार्टी से फेवर भी मांगने की ये कोशिश करते हैं। इंसर्जेंसी के कारण देखो लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, देश के दुश्मन है, वो फ़ायदा उठाते हैं, स्मगलिंग वगैरह करते हैं। और शेल्टर टू इलीगल रिफ्यूजीज, ये तो मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है? गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया है 1980 से ही और मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया है। सरकार ने पीस एग्रीमेंट साइन किए हैं काफ़ी सारे ग्रुप्स के साथ में। जैसे 2008 में कुकी जोमी ग्रुप्स के साथ में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। इसके अलावा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा, इनके साथ में सरकार ने पीस एग्रीमेंट साइन किया 1997 में। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF दोनों के साथ में सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया 2008 में। तो सरकार की ये अप्रोच है। वे फॉरवर्ड में होना क्या चाहिए? देखो, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ को सरकार प्रिवेंट करे, विजिलेंट रहे, इंटेलिजेंस स्ट्रोंग होनी चाहिए। ड्रग्स का ट्रेड जो यहाँ पर होता है जिससे इंसर्जेंट ग्रुप्स का काम चलता है, उस पर सरकार नकेल डाले। जो वॉलंटरी सरेंडर पॉलिसी है, सरकार इसको और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करे ताकि इंसर्जेंट्स अपनी मर्जी से सरेंडर कर सकें। इसके बाद यूथ को बातचीत के लिए इनवाइट करना, उनको इनरोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, यूथ अगर आइसोलेट हो जाता है ना, तभी इस प्रकार के इंसर्जेंट ग्रुप्स फल फूल सकते हैं। यूथ अगर रोजगार के अवसरों पर ध्यान देता है, सरकार उन्हें स्किल्स प्रोवाइड कर रही है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है, तो फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हो ही नहीं सकते उस सिचुएशन में। नेक्स्ट, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंसर्जेंसी को खत्म करने में सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस, रिटायर्ड डिफेंस प्रोफेशनल, एकेडमिशियन, इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वहां पर, इन सब का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जब सरकार बातचीत करती है ना, तो ना तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ना स्टूडेंट बॉडीज को कई बार इनवाइट किया जाता है, जबकि इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है मणिपुर में। तो इनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी पीस प्रोसेस में। नेक्स्ट, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। देखो, बहुत सारे ऑपरेशन सरकार चलाती है, वहां पे बहुत सारी एजेंसीज एक्टिव हैं। तो ना एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होना चाहिए जो डायनामिक हो, जल्दी से इंसर्जेंसी संबंधित कोई थ्रेट है ना, उसका सामना किया जा सके। ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए यूनिफाइड। ऐसा नहीं कि हर एक एजेंसी अपने आप ऑपरेट कर रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। नेक्स्ट, बॉर्डर मैनेजमेंट विद म्यांमार। म्यांमार के साथ में बॉर्डर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स की सप्लाई ना हो सके। और सबसे लास्ट में है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पॉलिसी। देखो, डेवलपमेंट जहां पे आता है ना, फिर बहुत सारी शिकायतें तो अपने आप दूर हो जाती हैं। सारी जो मतलब लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, इंसर्जेंसी हो, वहीं पनपती हैं जहां पे रोजगार नहीं है, जहां पे चीज़ों का अभाव है, जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अगर सरकार डेवलपमेंट ले आए तो ये चीज़ें अपने आप थोड़ी थोड़ी दूर होना स्टार्ट होती है। लेकिन वाइस वर्सा भी ट्रू है। देखो, जब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी तब तक डेवलपमेंट लाना मुश्किल है। तो सरकार को ना दोनों चीज़ों को एक साथ एड्रेस करना होगा, डेवलपमेंट को भी और इंसर्जेंसी को भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में लीगल लैंग्वेज को ईजी बनाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ समय पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने ना एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारी कोशिश ये है कि देश में ऐसे कानून बने जिसे ना आम आदमी भी आसानी से समझ सके। इससे वो और बेहतर ढंग से जस्टिस को एक्सेस कर सकता है। देखो, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है तो और भी अच्छा है, क्योंकि ना अभी हमारे देश में ना
कानून कई कई तो ऐसे हैं, वकील भी उन कानूनों को नहीं समझ पाते। लैंग्वेज मतलब इतनी ज़्यादा टफ है कि उसको आप कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, एम्बिगुअस हैं। बहुत बार जजेस को क्लैरिफाई करना पड़ता है, उनको भी समझ में नहीं आता, लेकिन कोई तो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए ना लैंग्वेज की। तो जजेस को इंटरप्रेट करना पड़ता है कि कानून में आखिरकार लिखा क्या हुआ है। तो सरकार ने अब इस तरफ ध्यान दिया है। सरकार का मानना है कि देखो, आम आदमी तो जस्टिस को बिल्कुल ही एक्सेस नहीं कर पाता जब इतनी ज्यादा लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। पुराने समय में ना ब्रिटिशर्स जानबूझ के ना कानूनों की लैंग्वेज एम्बिगुअस रखा करते थे, डिफिकल्ट रखा करते थे, ताकि आम आदमियों को तो समझ में ही ना आए कानून है क्या। और जो एलीट लोग हैं सिर्फ वही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकें जिन्हें कानूनों की नॉलेज थी। समझ गए? देखो, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जब कानून की लैंग्वेज इजी होती है। इन्वेस्टमेंट जब आती है, इन्वेस्टर्स को भरोसा आता है कि देश के कानून सरल हैं और कल को कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ तो आसानी से कोर्ट में जाके हम अपना केस जो है वो एडवोकेट कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है सीधा सीधा। इवन देखो, लीगल डिस्प्यूट्स में भी कमी आती है। जितना इजी लैंग्वेज में कानून होगा ना, डिस्प्यूट पैदा होगा तो दोनों पार्टीज उतना ही बेहतर ढंग से उस कानून को समझ सकेंगी। उन्हें पता लगेगा कि हम मतलब केस हमारे पक्ष में है या विरोध में है। अभी ज़्यादा बहुत सारे डिस्प्यूट्स तो लैंग्वेज की वजह से आते हैं कि कानून में लिखा क्या हुआ है, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है। लेकिन लैंग्वेज इजी आएगी, इजी होगी तो डिस्प्यूट्स में कमी आएगी, कोर्ट में कम केसेस सामने आएंगे। सरकार क्या कर रही है, जैसे देखो अपनी एथिक्स की बुक में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बुक दी थी एथिक्स में, लास्ट में क्या है, जो टर्म्स हैं उनको भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया गया है एग्जाम्पल के साथ में। आपने देखा हो तो एथिक्स की बुक में। तो सरकार भी अब यही कुछ करने की कोशिश कर रही है कि कानून आते हैं तो कानून के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनकी अलग से एक लिस्ट बना के उनको सिंपल भाषा में समझाया जाए। इसके अलावा सरकार डिजिटलाइजेशन का भी इस्तेमाल कर रही है। डिजिटलाइजेशन जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की सहायता से सरकार इन कानूनों को आम जनता तक पहुंचाना चाहती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। और कई बार सरकार जब ड्राफ्ट बनाती है, जनता के सामने रखती है, तो ऑनलाइन माध्यम से सरकार कमेंट्स भी लेती है जनता से। तो एक तरफ जहां जनता को इन्वॉल्व किया जा रहा है कानून बनाने की प्रोसेस में, दूसरी तरफ कानून बनने के बाद में जनता को आसानी से वो समझ में आ सकता है कानून। तो जनता इंपावर्ड फील करती है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये कानून हम क्या समझें, बड़ी बड़ी बातें, वो वाला टाइम अब धीरे धीरे जा रहा है। तो ये देखो बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ करते हैं राइटर। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया लीगल लैंग्वेज को आसान बनाने से संबंधित। इसके बाद 2 क्वेश्चंस है जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन इंसर्जेंसी से संबंधित है नॉर्थ ईस्ट में, और दूसरा क्वेश्चन वायलेंस जो शो किया जाता है मूवीज में, इस इशू से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए pwonlyis.com पर जाकर। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। कैसा लगा आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।